दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। नमस्कार, मैं हूं रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अंग्रेजी के अंदर बोले तो किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। देखिए दोस्तों, लास्ट वाला हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने मुख्य रूप से डिस्कस किया था वैदिक सभ्यता के बारे में। और वैदिक सभ्यता में भी जो हमारा मुख्य फोकस था वो था पूर्व वैदिक काल के बारे में, जिसको ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। और उसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में था। तो दोस्तों, लास्ट वाले वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है इसके अंदर मुख्य रूप से दो टॉपिक है। पहला तो है उत्तर वैदिक काल, जिसके अंदर हम जानेंगे उत्तर वैदिक ग्रंथों और वर्ण व्यवस्था के बारे में। और दूसरा जो मुख्य टॉपिक है वो है महाजनपद। तो हम समझेंगे कि जनपद और महाजनपद के बीच में क्या डिफरेंस था, किस तरह से ये महाजनपदों का उदय हुआ था। और थोड़ा सा हम विशेष फोकस करेंगे मगध और वज्जी नामक दो महाजनपदों के बारे में। तो इस संपूर्ण चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे नोट्स के फॉर्मेट में। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके टाइटल में आए एक वर्ड गणराज्य के बारे में। देखिए, गणराज्य के लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज किया जाता है रिपब्लिक। इस गणराज्य को हम साधारण शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गणराज्य सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें राज्य को सार्वजनिक मामला समझा जाता है, ना कि किसी राजा या समूह की संपत्ति। इसके अंदर जो सार्वजनिक मामला वर्ड आया है इस पर विशेष फोकस कीजिएगा। आपको पता है कि जहां पर राजतंत्र या राजशाही व्यवस्था होती है उस संपूर्ण राज्य पर, उस राज्य की संपत्ति पर, वहां की कृषि योग्य भूमि पर, वहां के वन संपदा पर, वहां के खजानों पर अधिकार होता है केवल और केवल एक राजा का। लेकिन गणराज्य को सार्वजनिक मामला माना जाता है, ना कि किसी एक विशेष राजा या विशेष समूह की संपत्ति। अर्थात उस राज्य विशेष के अंदर जितने भी जो लोग रहते हैं उन सब का सम्मान हक है। तो इस तरह से ये एक गणराज्य शब्द आया है एंड आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। तो दोस्तों, सबसे पहली हेडिंग आपके आ रही है उत्तर वैदिक ग्रंथ। देखिए, आपको उत्तर वैदिक काल का कालक्रम ऑलरेडी पता है कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में इस उत्तर वैदिक काल का कालक्रम माना जाता है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या थे। बताया जा रहा है कि ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने ऋग्वेद के बारे में काफ़ी कुछ जाना था और इस ऋग्वेद की रचना के संबंध में कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में इस ऋग्वेद की रचना की थी। और ये ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ था और उसी पूर्व वैदिक काल के दौरान इस ऋग्वेद की रचना हुई थी। पूर्व वैदिक काल का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में है, ये तो आपको पता भी है। इसीलिए उसको पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों के नाम से जाना जाता है। वजह क्या है? क्योंकि उस काल का जो प्रमुख ग्रंथ था वो ऋग्वेद था। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। और इन उत्तर वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा बहुत से अन्य ग्रंथ जिनके अंदर ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों, इन सब को इन उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। समझे आप? अब देखिए, हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इन तीनों वेदों के बारे में। आप ऋग्वेद के बारे में तो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और बहुत सी अन्य बातों का हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो अब हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इन तीनों वेदों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सामवेद के बारे में। इस सामवेद में इस साम शब्द का अर्थ होता है गान और इस सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र पर लिखी हुई सबसे प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। और इस सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, यानी कि भारतीय संगीत का पिता, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक बोला जाता है इस सामवेद को। तो ये विशेष बात आप ध्यान रखिएगा सामवेद के बारे में। उसके बाद जो दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद।
यजुर्वेद के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि ये वेद कर्मकांड प्रधान वेद था, अर्थात कर्मकांड पर आधारित वेद था और इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह किया गया है। ठीक है, और बात करें इस यजुर्वेद में इस यजु शब्द के अर्थ की, तो यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, और इस यजुर्वेद को भी दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें से पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको त्रयी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं 4th वेद के बारे में, जिसका नाम है अथर्ववेद, और इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी और इस वेद को त्रयी से बाहर रखा गया है। अभी मैंने ऊपर आपको जो त्रयी बताया था, इस त्रयी से इसको बाहर रखा गया है, जिसका नाम है अथर्ववेद, और इसकी रचना हुई थी सबसे बाद में। और इस वेद के अंदर हमें जादू टोना, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमने अभी इन 3 वेदों के बारे में डिस्कस किया है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इन वेदों को उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा माना जाता है। और इसके अलावा अन्य उत्तर वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों को सम्मिलित किया जाता है। तो इनके बारे में हम फिलहाल ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये थे आपके कुछ उत्तर वैदिक ग्रंथ जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, उन्हें वर्ण कहते हैं। और वो 4 वर्ण कौन से थे? पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य जिसको वैश्य भी बोलते हैं, और चौथा था शूद्र। अब देखिए, इस वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा डीप के अंदर। आपके इस चैप्टर के अंदर उन बातों का डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा डीप के अंदर चलते हैं। देखिए, इस वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इस वर्ण व्यवस्था की जानकारी का उल्लेख किया गया है। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो इस ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर एक सूक्त है पुरुष सूक्त, वहां से हमें इस वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, और उस विराट पुरुष को ब्रह्मा का नाम दिया गया है। इसके अनुसार कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति विराट पुरुष की भुजाओं से हुई है, और वैश्य की उत्पत्ति विराट पुरुष की जांघों से हुई है, और शूद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से हुई है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है, और जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। अब दोस्तों, इसके पश्चात एक समझने लायक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित न होकर के क्रम आधारित थी। देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर जो 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के अलग अलग कार्य थे। जैसे पहला वर्ण था ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों का क्या कार्य था? वेदों का अध्ययन करना, वेदों को दूसरों को अध्यापन करवाना, यानी कि दूसरों को वेद पढ़ाना और यज्ञ करना, ये ब्राह्मणों का कार्य था, और इसके लिए उनको उपहार दिया जाता था, भेंट दी जाती थी। ठीक है। इसके पश्चात दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय, जिसके अंतर्गत शासकों को सम्मिलित किया गया है। इनका कार्य क्या होता था? युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, यह मुख्य रूप से एक क्षत्रिय का कार्य होता है। इसके पश्चात तीसरा वर्ण आता है वैश्य या वैश्य का, और इसके अंतर्गत कृषकों को, पशुपालकों को और व्यापारियों को सम्मिलित किया गया था। यानी कि जो कृषि का कार्य करते थे, जो पशुपालक थे या जो व्यापार किया करते थे, उन सबको इस वैश्य या विश्व के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। और इसके पश्चात नंबर 4 पर जो वर्ण आता है वो है ये शूद्र, और इस शूद्र का कार्य था ऊपर के इन 3 वर्णों की सेवा करना। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करने का कार्य किया करते थे ये शूद्र। तो इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था थी, और ऋग्वैदिक काल के अंदर ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर के क्रम आधारित थी, अर्थात कोई व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसी के अनुरूप उसका वर्ण होता था। अब देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये कोई परिवार है, और उस परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, और उन 5 सदस्य में से एक व्यक्ति तो ऐसा है जो
युद्ध का कार्य करता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो कोई व्यापार करता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो वेदों का अध्ययन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो साफ सफाई वगैरह करना या जो अन्य जो वर्ण है उनकी सेवा करता है। तो इस तरह से यहाँ पर चारों तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति इसके अंदर सम्मिलित हुए हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उस एक परिवार के अंदर चारों के चारों वर्ण के लोग हैं, अर्थात उस काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्रम के आधार पर थी। कोई व्यक्ति जैसा कार्य करता था तो वही उसका वर्ण हो जाता था। एक ही परिवार के अंदर चारों के चारों वर्ण भी हो सकते थे, 3 वर्ण भी हो सकते थे। तो ये बात इसमें बताई जा रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत समय बीतता है और हम प्रवेश करते हैं ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ, तब वर्ण व्यवस्था के अंदर परिवर्तन और कठोरता आ जाती है। उस समय वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित न होकर के जन्म आधारित हो जाती है। कैसे होती है जन्म आधारित, अब मैं उसको आपको समझाता हूँ। अब देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए 4 परिवार है, जिसमें से ए परिवार का संबंध है ब्राह्मण वर्ण से, बी का संबंध है क्षत्रिय वर्ण से, सी का संबंध है वैश्य वर्ण से, और डी का संबंध है शूद्र वर्ण से। अब ऋग्वैदिक काल के अंदर तो क्या होता था, कोई व्यक्ति जैसा कार्य करता था, जैसा क्रम करता था, उसी के अनुरूप उसका वर्ण निर्धारित होता था। एक ही परिवार के अंदर चारों के चारों वर्ण भी हो सकते थे, 3 वर्ण भी हो सकते थे। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पर वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो जाती है। अब जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, उसको वही कार्य करने होंगे जो एक ब्राह्मण कार्य करता है। राजा का बेटा राजा ही होगा, और वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा, और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। अब यहाँ पर यह पूरी की पूरी जन्म पर आधारित हो गई थी वर्ण व्यवस्था। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल के अंदर समाज स्पष्ट थे 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था के अंदर ये सबसे बड़ा परिवर्तन आया था। जो वर्ण व्यवस्था पहले क्रम पर आधारित थी वो जन्म पर आधारित हो गई। समझे आप इस बात को? तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हमने उत्तर वैदिक ग्रंथों और वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी ले ली है। उसके पश्चात इस चैप्टर का जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है महाजनपद। लेकिन महाजनपदों के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये जनपद क्या थे। तो दोस्तों, इस जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जनयान क्या होता है? जनयान होता है लोग। तो लोगों के बसने की जगह को बोला जाता था जनपद। ये बात हो गई आपकी क्लियर। अब इन जनपदों का निर्माण कैसे हुआ था? देखिए, ऋग्वैदिक काल के अंदर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे जिनको जन बोला जाता था, और उन कबीलों के अंदर लोग रहा करते थे। तो हुआ यूं था कि ये जो छोटे छोटे कबीले थे वो एक दूसरे के अंदर विलीन हो गए थे और उन्होंने जनपदों का रूप ले लिया था। मान लीजिए जैसे कोई 5 कबीले हो गए, ए, बी, सी, डी और ई। तो हुआ यूं, ये पांचों के पांचों कबीले एक हो गए और ये बन गया एक जनपद। ठीक है, ये आप समझ गए। तो इस प्रकार से बहुत से जनपदों का निर्माण हो गया था। अब हुआ यूं था कि करीब 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो ये जनपद थे, इन्हीं जनपदों में से कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हीं जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। अब कोई भी जनपद अन्य जनपदों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कैसे होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारक होते हैं। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए 10 जनपद है और 10 जनपदों में से एक जनपद ऐसा है जो आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा सक्षम है, उसकी भौगोलिक स्थिति ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर कृषि के लिए जो ज़मीन है वो भी ज़्यादा उर्वर है, वहाँ पर पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ की जो सैन्य शक्ति है वो अधिक मजबूत है। तो इस तरह से ये कुछ एक कारक ऐसे हैं जो अन्य जनपदों की अपेक्षा उसको अधिक महत्वपूर्ण बना देते हैं। और जहाँ पर ये फैसिलिटीज ज़्यादा है, जो आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा सक्षम है, वही जनपद कुछ समय पश्चात महाजनपदों का रूप ले लिया था। और ये बात हुई थी आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व। इसीलिए ये यहाँ पर बता रहा है ना कि कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इनको महाजनपद कहा जाने लगा। अर्थात इन्हीं जनपदों ने महाजनपदों का रूप लिया था। और वो महाजनपद बने कैसे थे, उसके पीछे क्या कारक थे, उसका अब भी हमने डिस्कस किया ही है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये जनपद और महाजनपद क्या थे। अब उसके पश्चात आगे एक टैक्स का नाम आ रहा है, एक कर का नाम आ रहा है जिसका नाम है भाग। ये भाग नामक कर क्या था उसको आप समझिए। तो बताया जा रहा है कि प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। जैसे कोई राजा है और उस राज्य के अंदर कोई कृषि कार्य कर रहा है,
तो कृषि में जितनी भी जो उपज होती है उस उपज का 1/6वां हिस्सा किसान को, राजा को कर के रूप में दिया जाता था। तो उस कर का नाम रखा गया था भाग नामक कर। तो अब आप इस बात को समझिए कि राजा के द्वारा कर क्यों लिए जाते थे, क्या कारण था कि राजा को कर इकट्ठा करना पड़ता था। तो उसकी वजह यह थी कि राजा बहुत से किले बनवाता था, राजा अपनी सेना भी रखता था, तो उस सेना को भी वेतन देना पड़ता था। तो इस तरह से राज कार्य सही तरह से संचालित हो सके, इसके लिए राजा को कर की आवश्यकता पड़ती थी और वो अपनी जनता के माध्यम से अलग अलग तरह के कर लगाता था, जिनमें से एक तरह के कर का उल्लेख आया है यहाँ पर, जिसका नाम था भाग नामक कर। अब दोस्तों आप ये तो ऑलरेडी समझ ही चुके हैं कि ये महाजनपद क्या थे। अब दोस्तों इसके पश्चात आपके आगे का जो चैप्टर आएगा उस पूरे चैप्टर में हम महाजनपदों के बारे में डिस्कस करेंगे, और विशेष तौर से इस चैप्टर में आपके 2 महाजनपद आए हैं, मगध और वज्जी, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इन महाजनपदों का उदय कैसे हुआ ये तो आप समझ ही चुके हैं। अब देखिए पहली बात तो ये है कि जब इन महाजनपदों का उदय होना शुरू हुआ था तो उस दौर को इतिहासकार लोगों ने द्वितीय नगरीकरण कहा है। द्वितीय नगरीकरण क्यों कहा है, आपको पता है पहला जो नगरीकरण है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय शुरू हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक सभ्यता आ गई, तो वो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और उसके पश्चात जब इन महाजनपदों का दौर आया था तो इन महाजनपदों के दौर को द्वितीय नगरीकरण की उपमा दी गई है। तो एक इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इन महाजनपदों की संख्या की तो कुल 16 महाजनपद थे, और एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। उस अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों आपके इस चैप्टर के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी 16 महाजनपदों की सूची बना के रखी थी। सभी के सभी महाजनपदों का नाम याद रखने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, मैं जो तथ्य आपको बता रहा हूँ बस आप उनको ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी कि 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख हमें एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से हमें इसका पता चलता है। और बात करें इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद की तो वो था मगध महाजनपद, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसकी राजधानी थी राजगृह। ओके, और ये मगध महाजनपद वर्तमान में जो बिहार राज्य है ना, उस बिहार राज्य में ये मगध महाजनपद स्थित था। इसके अलावा एक महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक और उसकी राजधानी थी पोटन, और ये दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये महाजनपदों की सूची आपको बना दी है, याद रखने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम फ्यूचर में डीपली पढ़ेंगे इस महाजनपद के टॉपिक को तब आप याद रख लेना, अभी याद हो तो रख लो वरना इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके पश्चात चैप्टर के अंदर जो महाजनपदों के बारे में जो तथ्य आए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला तथ्य वापस आपके इस मगध महाजनपद के बारे में आ रहा है कि इसकी राजधानी राजगृह थी और इस राजगृह को वर्तमान में राजगीर बोला जाता है। और राजगृह के पश्चात इस मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। इसके पश्चात आगे बताया जा रहा है कि बिंबिसार तथा अजातशत्रु मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इस मगध महाजनपद के 2 बहुत शक्तिशाली शासक थे, जिसमें एक का नाम था बिंबिसार और इस बिंबिसार का पुत्र था ये अजातशत्रु, जिसका कई जगह अजातशत्रु नाम भी मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस बिंबिसार के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि इतिहास के अंदर एक वंश है जिसका नाम है हर्यक वंश। उस हर्यक वंश की नींव डाली थी इस बिंबिसार ने, और उसके पश्चात इस बिंबिसार की हत्या कर दी थी इसके पुत्र अजातशत्रु ने, और उसके पश्चात ये मगध का शासक बन गया था। तो फिलहाल हम ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जाएंगे, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस बिंबिसार ने हर्यक वंश की नींव डाली थी। हर्यक वंश का संस्थापक था ये बिंबिसार। उसके पश्चात एक आगे तथ्य बताया जा रहा है कि सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। सिकंदर एक यूनानी शासक था और इस सिकंदर को विश्व विजेता की उपमा दी गई थी, और ये सिकंदर मूल रूप से मैसिडोनिया का शासक था। उसके पश्चात आगे दूसरा एक महाजनपद आ रहा है जिसका नाम है वज्जी महाजनपद, और इस वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली और ये भी बिहार के अंदर पड़ती है। उसके पश्चात आगे एक ग्रंथ का नाम आ रहा है जिसका नाम है दीघ निकाय। ये दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। व्याख्यान यानी कि बुद्ध के बहुत सारे भाषण थे वो इसके अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये एक ग्रंथ आया है दीघ निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है।
उसके पश्चात आगे वाले तथ्य में बताया जा रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापित की थी जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले प्रजातंत्र या गणतंत्र की व्यवस्था की जो स्थापना की थी वो एथेंस के लोगों ने की थी। प्रजातंत्र क्या होता है, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर जो शासन चलाया जाता है वो मुख्य रूप से प्रजा द्वारा ही चलाया जाता है, जनता द्वारा ही चलाया जाता है। दोस्तों इसके पश्चात आपके आगे वाले जो 2 तथ्य हैं वो थोड़े से वैदिक सभ्यता के संबंध में बताए गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि स्त्रियों को यज्ञ करने व वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार था। देखिए, मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में स्त्रियों को वैदिक ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शतपथ ब्राह्मण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें यह बात कही गई है कि स्त्रियों को यज्ञ करने व वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार था। ठीक है, तो ये एक विशेष अपवाद वाली स्थिति इस तथ्य में बताई गई है। तो कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके अनुसार ये कहा गया है कि वैदिक काल में स्त्रियों को यज्ञ करने व वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार था। तो उसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। उसके पश्चात आगे वाले तथ्य में बताया जा रहा है कि वैदिक काल में प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो ये बात आप समझ गए, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है कि स्त्रियां वेद पढ़ सकती थी। अब दोस्तों उसके पश्चात आपकी इस बुक के अंदर एक मैप आया था और इस मैप के अंदर कुछ महाजनपदों के नाम दिए गए थे और उनकी राजधानियां दी थी। तो मैंने सोचा कि जितने भी जो आपके महाजनपद इस चैप्टर के अंदर आए हैं कम से कम उनके नाम और राजधानियां आपके स्पेशली यहाँ पर मैं नोट डाउन कर दूँ। तो अब आगे वाले जितने भी जो तथ्य आ रहे हैं उनमें कुछ एक महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपके एक महाजनपद की राजधानी आ रही है जिसका नाम है कौशाम्बी, और ये कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित था। देखिए दोस्तों, आपको पता है इलाहाबाद का नाम चेंज करके अभी प्रयागराज कर दिया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात आगे एक और महाजनपद आ रहा है जिसका नाम है कौशल, और इस कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, उसके पश्चात आगे बताया जा रहा है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, और यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसको गण या संघ कहते थे। फिर उसके पश्चात आगे एक और महाजनपद की राजधानी आ रही है मथुरा, और ये मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। और उसके पश्चात अंत में एक और महाजनपद आया है आपके इस चैप्टर में जिसका नाम है अंग, और इस अंग महाजनपद की राजधानी का नाम था चंपा। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये कुछ महाजनपद आए हैं इस चैप्टर में, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात इस चैप्टर के संबंध में अंतिम तथ्य बताया जा रहा है कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। मैंने आपको बताया था कि ये अजातशत्रु को अजातशत्रु भी कहते हैं, और इसके पिता का नाम था बिंबिसार, और ये अजातशत्रु मगध महाजनपद का महत्वपूर्ण राजा था। तो इस अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास भेजा था कि मुझे आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सलाह मशवरा लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा था। तो दोस्तों इस प्रकार से था आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल के बारे में संक्षेप के अंदर चर्चा की है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के अंदर जितने भी जो नोट्स बन रहे थे वो मैंने आपको प्रॉपर ढंग से लिख करके उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आप नोट्स लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस बुक के सभी चैप्टर्स के प्रॉपर ढंग से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स की PDF भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू ले सकते हैं, और PDF फॉर्मेट में नोट्स पढ़कर नियमित रूप से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे द्वारा जो ये छोटा सा प्रयास किया जा रहा है ये आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मैं लगता हूँ अगले वीडियो की तैयारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।